Hello, class first year. So, this is the next chapter of your accountancy book. This is bank reconciliation statement, right? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने अभी तक शायद ये वर्ड पकड़ लिया होगा, ठीक है, पकड़ लिया ना। रिकन्सिलेट करना है, बैंक स्टेटमेंट है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम बैंक को के ट्रांजेक्शन्स को रिकन्सिलेट करने का काम करते हैं, माने उनका पुनर्निर्धारण करते हैं कि वो ठीक हैं या नहीं हैं। ठीक, अभी तक आपने कैश बुक का स्टडी किया है, राइट, और बैंक ट्रांजेक्शन्स को भी उस कैश बुक में देखा है, यस और नो। कैश बुक में आपने बैंक कॉलम भी बनाया होगा ना, तो बैंक से भी ट्रांजेक्शन्स चलते रहते हैं कैश बुक में, और कैश से भी ट्रांजेक्शन्स चलते रहते हैं। मीन्स एक बिजनेस अपनी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए बैंक अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए, कुछ पेमेंट्स के लिए डायरेक्ट कैश को यूज़ करते हैं, ठीक है। और वैसे भी जब हम कैश में बिजनेस करते हैं तो वो डिपोजिशन बैंक में शो कराते हैं, फिर बैंक से हम विड्रॉ करते हैं तब भी हम उसको अकाउंट्स में शो कराते हैं। हम कैश बुक बनाते हैं तब भी, या फिर हम डायरेक्ट जर्नल बना रहे हैं और कैश लेजर्स बना रहे हैं तब भी हम उन कैश ट्रांजेक्शन्स को, बैंक ट्रांजेक्शन्स को, उन कॉन्ट्राडिक्शन एंट्रीज़ को, कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को शो करते हैं, जिसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे कितने ट्रांजेक्शन्स कैश में हुए हैं, कितने बैंक के थ्रू हुए हैं, और बैंक से कैश में ट्रांसफ़र, कैश से बैंक में ट्रांसफ़र होते वक्त कितने ट्रांजेक्शन किन डेट्स पर पॉसिबिलिटी में आए हैं, उन बातों का भी हम ध्यान रखते हैं, राइट। तो अब ज़रूरत कहाँ आती है? ज़रूरत आती है जब मेरा कैश बुक और मेरे बैंक बुक का टोटल इक्वालिटी पर नहीं होता। माने मुझे दिख रहा है कि कैश बुक तो कुछ दिखा रही है टोटल, और बैंक की जो मेरी पासबुक है, पासबुक बनाते हैं ना, बैंक देता है आपको, अलाउ करता है, तो उस पर आप एंट्री कराते हैं। अपने घर में भी देखी होगी पासबुक अपने पेरेंट्स की, है ना। तो पासबुक में एंट्रीज और कैश बुक में एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। मैं जो यहाँ पर मैनुअल लिख रहा हूँ, है ना, ये मैनुअल लिखी जा रही है, हाथ से लिखी जा रही है, कंप्यूटर से लिखी जा रही है, हम अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उस पर हम एंट्रीज करवा रहे हैं। एक बैंक का अपना सॉफ्टवेयर है, बैंक अपने सॉफ्टवेयर में पासबुक में एंट्रीज करता है, ठीक है। मशीन है, अब तो पहले हाथ से लिखा जाता था, बहुत पुराना ज़माना हो गया वो। अब तो मशीन्स हैं, वो मशीन में लगाते हैं, कंप्यूटर प्रिंट करके दे देता है आपको, ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड पता चल जाता है कि कब कौन सा ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट में किस डेट पे हुआ था, है ना, रीज़न कॉज क्या था उसका। तो ये सब कुछ हो जाता है। तो मेन क्वेश्चन क्या आता है कि जब आपकी कैश बुक आपकी बैंक मीन्स पासबुक से किसी एंट्री के थ्रू मैच नहीं कर रही होती है, या फिर हमें ये पता चलता है कि हमने कोई ट्रांजेक्शन किया था वो बैंक तक नहीं पहुंचा, बैंक ने कोई ट्रांजेक्शन कर दिया है वो हम तक नहीं पहुंचा, तो इस चीज़ को रिकन्सिलेट करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। समझ में आ गई बात? रिपीट करें, कोई भी ट्रांजेक्शन जो मेरी कैश बुक में एंटर हो गया है लेकिन बैंक में नहीं हो पाया, बैंक में एंटर हो गया है लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हो पाया, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को की वजह से ही इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंसेस बनते हैं, राइट। तो अब ये डिफरेंसेस बनते हैं तो उनको रिकन्सिलेट करने, उनको ठीक करने के लिए, उनको हम चार्ज फिर से कर सकें, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना बैलेंस कैश बुक से बैंक में जाना चाहिए, बैंक से कैश बुक में चले जाना चाहिए था, राइट। मीन्स कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपको गिवन होता है या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन होता है, ठीक है। बैंक पासबुक है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस गिवन होता है, और ऐसे ही कैश बुक का ही भी डेबिट बैलेंस गिवन होता है आपको। पासबुक के दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। एक ये क्वेश्चन है दो तरीके के, कैश बुक के भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिए होंगे, ये भी दो तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर इन योर सिलेबस, राइट।
तो देखते हैं, चलिए इसका डेफिनेशन किस तरह से यूज़ किया जाता है या कहा जा सकता है। अभी तक की बात आपको याद हो गई होगी हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन के तरह से देखें तो ये कह सकते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकन्सिल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस के डिफरेंसेस को दिखाने और उनको रिकॉन्सिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। शोन बाय द कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक जो दिखा रही है बैंक बैलेंस और कैश बुक जो बैंक बैलेंस दिखा रही है, अगर उनमें डिफरेंसेस हैं तो हम आपको एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करना होगा जो इन दोनों के बीच में ब्रिज बन के खड़ा हो सके, जिसका नाम है BRS, माने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, राइट। विलियम पिकलेस कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनरली अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू शो द इफेक्ट ऑफ अनप्रेजेंटेड एंड अनक्रेडिटेड टैक्स। मेनली तो यही है, वैसे इन्होंने बहुत सही बात की है, लेकिन जब ये बात कही थी तो उसको बहुत टाइम हो गया है। अब ट्रांजेक्शन्स में एक और नया रूप ले लिया है और भी बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस बिजनेस के सामने खड़ी हो गई हैं, है ना। लेकिन फंडामेंटल यही है। फंडामेंटली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक, ठीक है, माने चेक तो हुआ, चेक जो होता है ना बैंक का, ठीक है, आपका वो एग्जिस्टेंस में तो आया लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं आया। अब हमारे लिए तो रिकॉर्डिंग ही सब कुछ है। हम अकाउंट्स जब कर रहे हैं तो हमारे लिए एग्जिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता जब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। सामने कोई अमाउंट रखा है और अगर वो बैंक, वो जो रिकॉर्ड है आपका, माने जो आपका अकाउंट है उसमें नहीं एंटर किया गया है, तो वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, राइट। ये मतलब है। तो कोई भी अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड चेक अगर कोई है तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी को आप शो करते हैं या शो करने के लिए इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। सच स्टेटमेंट इज़ नोन एज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हमारे पहली लाइन से हम और ज़्यादा ठीक से कर सकते हैं कि बैंक बैलेंसेस के डिफरेंसेस शोन बाय द कैश बुक एंड पासबुक और कैश बुक में जो भी बैंक बैलेंस के डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए आप एक ब्रिज स्टेटमेंट बनाते हैं जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को, डिफरेंस को, उनको पूरा कर सकता है। ये कोई अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इसको मेंटेन करते हैं, राइट। जनरली हर एक अकाउंटेंट को एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए जिससे कि वो ठीक से बता सके। ये रहा उसका फॉर्मेट, पर्टिकुलर, प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स, राइट। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, अभी आपको बताया मैंने, दो तरह से दिया जा सकता है। कैश बुक में भी क्या क्या डेबिट बैलेंस हो सकता है या फिर उसका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, राइट। पासबुक का भी डेबिट बैलेंस दिया हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस दिया हो सकता है, ठीक। तो ये चार तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके यहाँ। तो सबसे पहले उसी अमाउंट को यहाँ पर या फिर माइनस में लिखा जाता है। उसके बाद आप इफ़ेक्ट्स लिखते हैं या कॉजेज़ लिखते हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस पैदा हुए हैं, राइट। और वो प्लस होंगे या माइनस होंगे, उनको हम अभी चेक करते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स प्लस करने पड़ते हैं, कौन से माइनस करने पड़ सकते हैं, राइट। फिर हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल्स आ जाते हैं। टोटल करने के बाद आप देखते हैं कि डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं, मीन्स प्लस अमाउंट आपके ज़्यादा हैं और माइनस अमाउंट ज़्यादा हैं, राइट। इन दोनों के डिफरेंसेस को देखकर फिर जो भी बिगर अमाउंट होता है उस तरफ आप एंट्री कर देते हैं, इधर कर देते हैं, या फिर अगर माइनस अमाउंट ज़्यादा है तो इधर एंट्री, इनका डिफरेंस देख लेते हैं, मतलब कि, राइट। मीन्स अगर हम इसको ए सेक्शन कहें और इसको बी कहें तो टोटल जो आता है, टोटल में ए माइनस बी इट मे बी हैपन और बी माइनस ए इट मे बी हैपन, राइट। दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। उसको कहेंगे आप बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक, ठीक। फाइंडिंग आउट डिफरेंट बैलेंस, इज इट क्लियर। फॉर्मेट तैयार हो गया। पर्टिकुलर लिखना है इधर, जैसे जनरल का बनाते हैं वैसे ही है ये। पर्टिकुलर है, डेट नहीं लिखनी होती, डेट की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स आ जाते हैं, राइट। चलें आगे, देखिए अब
इसके कॉजेज़ देखते हैं किन वजह से और कौन से अमाउंट्स को प्लस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, प्लस कॉलम में लिखने की, माने कि आपने जोड़ने से रह गया था, अब जोड़ना पड़ रहा है, ये कंडीशन है। ये बात ध्यान कर लेना, रह गया था अब करना पड़ रहा है, राइट। तो अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है, ठीक है, डेबिट बैलेंस कहने का मतलब है कि मेरे पास जेब में पैसा मेरी बचा हुआ रह गया है, ठीक है। कैश बुक पढ़ा ना आपने अभी, तो कैश बुक में आपने देखा डेबिट बैलेंस मीन्स रिसीविंग साइड होता है, क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिट साइड मीन्स पेमेंट साइड होता है। अगर आपका डेबिट साइड का बैलेंस इज मोर देन द क्रेडिट साइड, इट मीन्स कि आपको पैसा बच रहा है, आपके खर्चे कम हुए हैं, राइट, और आप उसमें से माइनस करते हैं तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आया, तो डेबिट बैलेंस अगर आता है तो आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। कहाँ पर एंटर करेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पर एंटर प्लस आइटम में कर देंगे उसको, राइट। फिर ढूंढेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। तो हमने पहले यहाँ पर कुछ निकाल लिए हैं कि ऐड कौन कौन सी चीज़ें होनी है, उनको आप याद रख लें। अब वो क्यों होनी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। वैसे भी अकाउंट्स में रट्टा लगता भी नहीं है, ठीक, आप नहीं रट सकते, कॉमन सेंस चलता है, ठीक, क्योंकि पूरी दुनिया ही हमारी लेबोरेटरी है, कोई एक सिंगल जगह एक कमरा नहीं हो सकता कभी भी, है ना, वहाँ जहाँ कुछ डिसाइडेशन हो सके। तो देखो नंबर 1 पॉइंट आता है चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक दे तो दिया, क्या कर दिया आपने, चेक दे दिया, इशू कर दिया आपने, है ना, इशू कर दिया, तो इसका मतलब आपने क्या सोच लिया कि जो मेरी कैश बुक है वो डिडक्ट हो गई, माइनस हो गई है, यस और नो। आपने तो इशू कर दिया था चेक किसी को देने के लिए, है ना, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट के लिए माने आपने अपने क्रेडिटर को एक चेक दिया, और चेक देने के बाद आपने क्रेडिटर को दे दिया, तो आप अपनी कैश बुक में से तो उसे माइनस कर लोगे, क्रेडिट कर दोगे ना कि मैंने इतना पेमेंट दे दिया है। वो जो अकाउंटेंट बैठा है जिसके उसने सिग्नेचर करा के दिए होंगे, या उसके पास जो फाइल आई होगी अकाउंट्स बनाने के लिए, ठीक है, जो एक रॉ मटेरियल आता है या डे बुक आती है जिससे वो अकाउंट्स बनाता है, जर्नल में एंट्री करता है या और किसी और अकाउंट बनाता है, तो उसमें लिखा हुआ होगा, या फिर चेक का एक एग्जिस्टेंस होगा कि चेक पेड हुआ है, मीन्स इशू कर दिया है किसी को, ठीक है, ड्रॉन हुआ है, बट लेकिन क्या हुआ है, अभी पता चल रहा है कि वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है बैंक में पेमेंट के लिए, तो मेरी कैश बुक तो उसे माइनस कर चुकी, इसका मतलब अब मुझे उसे प्लस कर लेना चाहिए क्योंकि वो पेमेंट नहीं हुआ था। आपने उस टाइम पे माइनस कर दिया था, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो इक्वल कैसे हो जाएगा कैश बुक से? कभी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि चेक इशू हुआ, आपने तो माइनस कर लिया अपने यहाँ, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ। हर लाइन दो हिस्सों में टूटी हुई मिलेगी, कुछ ही हैं जो एक एक सिंगल स्टेटमेंट हैं, बाकी सभी दो दो कंडीशंस होंगी हमेशा, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 है कि चेक इशू हुआ, तो चेक इशू होने का मतलब है मैंने अपनी कैश बुक से डिडक्ट कर दिया, एक बात हो गई। दूसरी बात हुई कि वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। अब क्योंकि बैंक ही नहीं पहुंचा तो बैंक तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा जब तक एग्जिस्टेंस नहीं है। चेक एक डॉक्यूमेंट है, अगर वो एग्जिस्टेंस में हो तो उस पर कोई बिहेव किया जाए, माने डिपॉजिट का या डिसऑनर का या किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, इट मीन्स बैंक को कोई मीन्स बैंक तो अननोन हो गया, ठीक। अगर बैंक अब अननोन है माने वो उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, हमने यहाँ से अपनी कैश बुक से उसे डिडक्ट कर दिया था, तो इस कंडीशन में पता चलने पर आप उसे प्लस कर देते हैं, राइट। जब भी चेक इशू होगा लेकिन प्रेजेंट नहीं होगा पेमेंट के लिए, तो आप उसे क्या करोगे? प्लस करा दोगे, राइट। दूसरी कंडीशन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब इंटरेस्ट अलाउ कर दिया बैंक ने, हमें तो नहीं पता चल रहा, हमें कैसे पता चलेगा कैश बुक में कि इंटरेस्ट अलाउ हो गया कि नहीं हो गया, राइट। तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है, देखो अगर हम बहुत कॉमन सी बात में कहें तो जिन भी ट्रांजेक्शन्स के लिए आपकी कैश बुक अनअवेयर है, हमें पता ही नहीं, बैंक अनअवेयर है, हमें पता ही नहीं चला, राइट।
तो उन सारी बातों को आप जो हैं क्या कर देंगे। तो ये क्लियर हुआ क्या बोला अभी, दोबारा से सुन लो। अनअवेयरनेस अगर है तो आप उन चीज़ों को प्लस कर देंगे। सिंपल सी बात है कि भैया हमें तो पता ही नहीं था, हम आप प्लस करेंगे उसको। मेरा पैसा है, नहीं हुआ रिकॉर्ड, नहीं पता चला, कोई ट्रांजेक्शन बैंक में हो गया, कोई ट्रांजेक्शन कैश बुक में हो गया, तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसलिए आप उन्हें चीज़ों को प्लस कर देते हैं। जैसे देखो नंबर 3 का वो देखो आप, नंबर 3 पे ये बोला गया है, नंबर 3 पे ये है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द बैंक अकाउंट। अब डायरेक्टली कस्टमर गया, उसने चेक जमा कर दिया मेरे अकाउंट में या कैश जमा कर दिया, अभी यहाँ बैठे हुए कंपनी में बैठ के या ऑफिस में बैठ के तो नहीं पता चल रहा। तो अगर ये लिखा हुआ है कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो हम तो अनअवेयर हैं, मेरी कैश बुक तो अवेयर है, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लस कॉलम में लिखना चाहिए। यस के नो, क्लियर हो गई बात। ठीक, ये मतलब है। अब अगर ये इस ट्रांजेक्शन से आपको क्लियर हो गया होगा कि अनअवेयरनेस और अननोननेस क्या चीज़ है, कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया है, हमें नहीं पता चल रहा। ठीक, ये मतलब है। नंबर 4 देखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब कोई इंटरेस्ट मिला, किसी से डिविडेंड मिला, वो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट तो करेगा। अब कोई हमारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेगा तो हम अनअवेयर हैं उस चीज़ के लिए, हमें तो नहीं पता चल रहा। अभी क्या है, हाँ ये जो अभी शायद आपके दिमाग में भी आए हो कि अभी क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो आपके पास मैसेज आ जाता है। ठीक है, अब ब्रांचेस जो हैं वो CBS हैं, है ना, वे सेंट्रली जो वो हैं कनेक्टेड हो गई हैं ब्रांचेस। और SMS सर्विसेज बहुत अच्छी हो गई हैं बैंक्स की, कि आप अगर विड्रॉ करते हैं तब भी मैसेज आपके पास आ जाता है, आप डिपॉजिट करते हैं तब भी आपको अवेयरनेस मिल जाती है, उसके लिए आप नोन हो जाता है वो ट्रांजेक्शन आपके लिए। तो नोन ट्रांजेक्शन इस समय हो रहा है। लेकिन जब से ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं, या आप अगर पहले की बात देखिए तो तब जो है पासबुक पे एंट्री कराकर पता चलता था कि मुझे मेरे कितने ट्रांजेक्शन पॉसिबल हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। उस टाइम की बात सोचो जब कंप्यूटर्स नहीं थे उतने लेवल पे, या ये ब्रांचेस में जो मैसेजिंग सिस्टम है, टेलीफोनिक जो रेमेडीज़ दी जाती हैं वो सिस्टम्स चल रहे हैं, बहुत इंटरनेट है इतना बड़ा, आप कुछ भी जान सकते हैं कभी भी किसी भी समय अपने बैंक के में, है ना। एप्लीकेशंस हैं, बैंक के पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं, आप अपने बैंक अकाउंट को अपने फ़ोन में लिए घूम रहे हैं, है ना। कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, पासबुक उस पर डिजिटली आ जाती है आपके पास, PDF में आ जाती है। तो ये आज की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन तब की कंडीशन, बहुत पहले का टाइम जब ये सब कुछ नहीं थी टेक्नोलॉजीज, तब क्या था कि हमें सिर्फ बैंक के ट्रांजेक्शन्स तभी पता चल पाते थे जब पासबुक में एंट्री करता था बैंक। 15 दिन 1 महीने का टाइम पे वो एंट्री करके देता था। ठीक, तो हमने 28 या 29 तारीख को बैंक में पासबुक भिजवाई, उसने एंट्री लिख के या प्रिंट करके जैसे भी दे दी, और तब हमें पता चल रहा है कि हमारे ये ट्रांजेक्शन्स हुए और ये वाले ट्रांजेक्शन नहीं हुए। तब हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। क्लियर हुई बात। तो तब की बात है। अब जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बैंक ने, बैंक में जमा हो गया हमारा, कोई किसी चीज़ का हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं पे, उसका इंटरेस्ट मिला हमें, कहीं किसी से कमीशन मिल गया हमें, किसी चीज़ का है हमारा चल रहा है लगातार इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे, डिविडेंड मिल गया हमें किसी चीज़ का, ठीक, कोई प्रॉफिट मिल गया, तो बैंक में डायरेक्टली हो गया। लेकिन अभी आपकी कैश बुक तो अनअवेयर है, इसलिए आप उसको क्या करते हो, प्लस कॉलम में नोट कर लेते हो, राइट। नंबर 5 देखो, चेक पेड इनटू बैंक, चेक दिया था बैंक में, बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में एंटर होना वो रह गया है। चेक पेड तो किया था बैंक में, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा गया, तो अब आप उसको प्लस कर लो, क्या हो गया, तो नहीं लिखा, तो ओमिटेड हो गया है, तो राइट, अब आप उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। 6 नंबर, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक, कोई भी गलत क्रेडिट बैंक ने कर दिया है, क्रेडिट है, देख लो, याद कर लेना, क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक, पासबुक में कोई भी गलत क्रेडिट कर दिया है तब भी हम उसे प्लस कर देंगे, प्लस कॉलम में लिखेंगे, राइट। गलती किसकी है, पासबुक की है, तो हम उसे प्लस कॉलम में लिख लेते हैं, उसने गलती से क्रेडिट कर दिया,
ठीक। एनी रॉन्ग एंट्री ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की पेमेंट साइड होती है क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी गलत एंट्री अगर पास कर दी गई है तब भी आप उसे प्लस कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि वो गलती से लिखी गई थी, तो उसे रेक्टिफाई कर लो, उसके लिए रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। तो रेक्टिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, ये हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसका नाम है BRS, इसलिए तो बना रहे हो, ठीक है, यही तो रिकाउंसिल कर रहे हो, इसमें रिकन्सिलेशन हो किस चीज़ का रहा है, वो ट्रांजेक्शन्स जो नहीं लिखे गए, वो ट्रांजेक्शन्स जो गलत लिख दिए गए, जिनकी वजह से हमारे बैंक की जो पासबुक है और कैश बुक है उन दोनों के डिफरेंस आ रहा है, उनके बैलेंसेस मैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं ऐसे जो आपको प्लस करने होते हैं, राइट। अब इसके बाद आती है कि हमें माइनस क्या क्या करना होता है, ठीक। यही नहीं है, और भी आ सकते हैं इसके अलावा, ऐसा मत मान लेना कि साथ ही हैं इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे सारे, नहीं, ये सिर्फ आपका कॉमन सेंस बनाने के लिए है। अब आपको कॉमन सेंस बन गया है तो आप आने वाले और ट्रांजेक्शन्स को भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या प्लस करना चाहिए ये आपको याद हो गया होगा, ठीक। नंबर नेक्स्ट, माइनस कौन कौन से आइटम्स होंगे, माइनस करने के लिए क्या है, क्यों घटा दें, ठीक है। देखो नंबर 1 पे देखो क्या लिखा है, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट यट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने कलेक्शन के लिए बैंक में चेक भेजा था कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं करा, हो गई होगी कोई प्रॉब्लम, भूल गए होंगे, सिस्टम डाउन हो गया होगा, छुट्टी हो गई होगी बैंक की, है ना, सैटरडे को भेजा होगा आपने, फ्राइडे को भेजा होगा, फिर सेकंड सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे का कोई नेशनल हॉलीडे हो गया या कुछ और हो गया, तो बैंक ने नहीं किया। तो जब आपने पेड किया चेक बैंक में, कलेक्शन के लिए किया है, ये ध्यान कर लेना, कलेक्शन के लिए, बैंक कलेक्शन के लिए, ठीक है। कलेक्शन मतलब आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने भेजा था आपने, तो इसका मतलब क्या है कि जब चेक भेजा गया होगा तो कैश बुक में तो उसे प्लस लिख लिया होगा अकाउंटेंट ने कि मैंने डिपॉजिट करने भेजा है, बैंक डिपॉजिट कर ही देगा, लेकिन पता चला कि बैंक ने डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो अब आपको उसे माइनस करना पड़ेगा। क्यों लिख लिया अभी जब डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो बात समझ में आ गई, जो हुआ ही नहीं ट्रांजैक्शन आपने लिख कैसे लिया उसे, तो इसलिए अब आप उसकी क्या करते हो, रिकन्सिलेशन बनाते वक्त आप उसे माइनस कॉलम में लिख देते हो, ठीक है। कलेक्शन के लिए भेजा था भैया चेक, और जो है वो क्रेडिट नहीं हो पाया है, अभी तक बैंक ने जमा नहीं करवाया वो, ठीक। नेक्स्ट नंबर, आपने चेक पेड किया किसी को, ठीक है, कलेक्शन के लिए ही है, किसी को क्या, बैंक को दिया है, लेकिन वो डिसऑनर हो गया किसी वजह से, ठीक, उसमें ओवर राइटिंग हो रही होगी, चेक में कटा हुआ होगा, अमाउंट गलत फिल होगी, ठीक है, एक उसमें वर्ड्स में और नंबर्स में सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा होगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा, चेक ये हो गया होगा उतने रुपए का, उससे ज़्यादा का होगा, बहुत सारे और रीज़न होते हैं, बैंक का डिसऑनर हो गया है, ठीक है। एक और लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसे कहते हैं चेक बाउंस हो गया, है ना, ऐसे बॉल की तरह से टप्पा खा के दीवार के पार हो गया, बाउंस हो गया, सिर के ऊपर से निकल गया। तो कहने का क्या मतलब है कि चेक आपने पेड किया था बैंक में कलेक्शन के लिए, लेकिन डिसऑनर हो गया है। अब आपने तो मान लिया था कि कलेक्शन में हो गया होगा, माने जिंदा है, आपने जमा कर लिया, आपने अपनी कैश बुक में प्लस कर लिया होगा, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है कि बैंक ने कैंसिल कर दिया कि नहीं कर सकते इसे हम, ठीक। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले उसे जोड़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न ये हुआ है, एक कॉज एक एक्शन है ना, एक एक्शन है एक कॉज है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, आपने बैंक से कह रखा है कि भाई मेरी पॉलिसी का पैसा जाना है, वो अपने आप काट लेना, ठीक है, बैंक इसके लिए चार्ज ले लेता है, तो उतनी तारीख पे बैंक अपने आप काट देगा। फीस जानी है स्कूल की स्टूडेंट्स की, अपने आप बैंक डिडक्ट कर देगा आपके अकाउंट से, सर्विस है, बैंक दे रहा है ऐसी सर्विस, ठीक। तो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट ही पेमेंट कर दिया, आपको तो नहीं पता, आप अनअवेयर हो, ठीक है। तो अब आप उसे माइनस करो, उस पैसे को आपने उस टाइम पे नहीं करा, माइनस ही तो करोगे, क्योंकि ये पेमेंट बैंक ने दे दिया है आपके एवज पे, मीन्स एट योर प्लेस,
ठीक है, आपकी बजाय बैंक ने दे दिया। ठीक, तो बैंक ने अगर वो पैसा दे दिया है तो वो तो हो गया पेमेंट। अब तो अब आप उसे अपने यहाँ पर क्या करोगे, माइनस कर लोगे कैश बुक में, राइट। दूसरा, बैंक चार्जेस अगर होते हैं या कमीशन चार्ज बाय बैंक है, बैंक ने कोई चार्ज लिया, बैंक तो अपने आप ही काट लेता है, आपने देखा होगा। ठीक है, या आपने गार्जियन से या पेरेंट्स से पूछना जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, तो बैंक चार्जेस का एक महीने में चार्जेस कटते हैं बैंक के, तो उसका मैसेज जनरली तो नहीं आता, पासबुक में पता चलता है कि हाँ इतना रुपया बैंक का चार्ज है, एसएमएस चार्ज होगा या सर्विस चार्ज होगा या जैसे भी कुछ एक थोड़ा छोटा मोटा चार्ज होता है बैंक का, तो वो बैंक काट लेता है आपके पास। तो आपको पता तब चलेगा जब आप पासबुक ले जाओगे। ठीक, तो ये पैसा आपका जा चुका है, तो अब आपको इसको क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए, राइट। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक इशू तो हुआ लेकिन कैश बुक में लिखने से रह गया, ओमिटेड हो गया, लिखा नहीं गया। ठीक, नहीं लिखा गया तो अब लिखो, माइनस करो। चेक इशू कर दिया है, इशू करने का मतलब है आपने किसी और के नाम पे पैसा दे दिया है, तो इसका मतलब डिडक्शन है, कमी हो गई है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट। कोई भी डेबिट, गलत डेबिट अगर पासबुक में दिखा दिया है तब भी माइनस करना पड़ेगा। कोई भी गलत एंट्री रिसिप्ट कॉलम में दिखा दी है तब भी माइनस करना पड़ेगा। आपने ज़्यादा जोड़ दिया, इसका मतलब रिसिप्ट कॉलम में डेबिट कर दिया होगा गलती से, ठीक है, हो जाती है ऐसी गलती, तो अब आपको रिकन्सिलेशन में उसे माइनस कर देना होता है। तो ये आइटम कुछ हैं जो माइनस किए जाते हैं, वो ऊपर थे जिनको प्लस किया जाता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल के तौर पे मीन्स दोनों में यहाँ पे हम जब एंट्री लिखते चले जाते हैं ऐसे, कौन सा प्लस हुआ, कोई सा प्लस होगा, कोई सा माइनस होगा, ऐसे होता चला जाता है कि कोई प्लस हुआ, कोई माइनस हुआ, कोई प्लस हुआ, कोई माइनस हुआ, कोई प्लस हुआ, कोई माइनस हुआ, फिर दोनों का टोटल कर लेते हैं आप। ठीक, दोनों का टोटल करके पता चल जाता है कौन सा प्लस साइड बड़ी आ रही है या माइनस साइड बड़ी आ रही है, फिर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस से शुरू होता है क्वेश्चन, अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि डेबिट बैलेंस है, ठीक, फेवरेबल कहते हैं इसको, तो क्वेश्चन ख़त्म किस पे होगा, क्रेडिट बैलेंस पे, उल्टा होगा, डेबिट बैलेंस पे शुरू होगा तो क्रेडिट बैलेंस पे ख़त्म होगा, राइट। तो ये जो है एक बात इस पे, हाँ यहाँ पे नज़र डाल लीजिए एक बार, ये जो लिखा है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, डेबिट बैलेंस पे क्वेश्चन आ सकता है या क्रेडिट बैलेंस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस पे आएगा तो उसका अमाउंट प्लस कॉलम में लिखना होता है, याद कर लो। क्रेडिट में आएगा तो उसका अमाउंट माइनस कॉलम में लिखना होता है, शुरू में ही एंट्री करने से पहले, आगे का तो बात बाद में शुरू होगी। अगर डेबिट वाला आया है तो आप प्लस में एंट्री करोगे, अगर क्रेडिट वाला आया है तो आप माइनस में एंट्री करोगे फर्स्ट। ठीक है, वो क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि कम है पैसा आपके पास, माइनस में है पैसा आपके पास, तो इसलिए आप उसे वहाँ लिखते हैं, राइट, ओवरड्राफ्ट है वो। ठीक है, और जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है तो आप लिख देते हैं क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस से शुरू हुआ था तो क्रेडिट बैलेंस पे, फेवरेबल बैलेंस पे पासबुक के ख़त्म हो जाता है, राइट। ठीक, दूसरी कंडीशन में अभी आपको बता ही दिया मैंने कि इफ़ क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक गिवन होगा तो द ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी रिटन इन माइनस कॉलम एंड देयर विल बी नो चेंज इन द कॉलम ऑफ ऑल अदर आइटम्स। किसी भी और आइटम में चेंज नहीं होगा, सिर्फ माइनस कॉलम में उसको लिखा जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। ये दोनों बातें जो हैं वो कैश बुक के बैलेंसेस के लिए बताई गई हैं। कौन कौन सी, कि डेबिट बैलेंस दिया होना और क्रेडिट बैलेंस दिया होना। ठीक है, मीन्स डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया होगा तो प्लस साइड से शुरू करना है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया होगा तो माइनस साइड से शुरू करना है। ओके, और कोई चेंज नहीं होगा, एंट्री जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। ठीक, अब एक और इससे बड़ी बात, अब बात आती है पासबुक की। अगर पासबुक के डेबिट बैलेंस में है या फिर क्रेडिट बैलेंस में क्वेश्चन है तो इसमें जो ये एंट्रीज़ हुई हैं वही अपोजिट एंट्रीज़ हो जाती हैं, उल्टी हो जाएंगी। जिनको प्लस कर रहे हो उन्हें माइनस कर देना है, जिनको माइनस कर रहे हो
उनको प्लस कर देना है, क्योंकि ये पासबुक के लिए बनाया गया है। ठीक है, पासबुक की एंट्री उल्टी होती है ना हमसे, बैंक जो एंट्री करता है वो हमारे मैनुअल अकाउंट से अपोजिट एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यही एंट्रीज होंगी जैसे भी होंगी, लेकिन क्या होगा कि इस कैश बुक वाले से अपोजिट एंट्रीज पास कर देनी है और कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, अपोजिट का मतलब है बस, ये आपको याद रखना है जब आप क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देख लें कि आपका डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन दिया है या क्रेडिट बैलेंस से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको चारों तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको ये बातें क्लियर हो जाएं। फिर आप अपना जो आपकी बुकलेट इशू है आपको, ठीक है, उससे के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या नहीं है, राइट। पॉइंट टू बी नोटेड में बस ये है, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस कब कहे जाते हैं ये याद हो गया होगा आपको, मैं कई बार बोल चुका हूँ। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, फेवरेबल क्यों है साहब, ये पैसा मेरी जेब में होता है, प्लस होता है ये डेबिट बैलेंस। ठीक है, अभी बताया था ना। पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो अनफेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट, ज़्यादा पैसा निकल गया। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, माने ज़्यादा पैसा निकल गया, माइनस ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिकन्सिलेशन को कैसे बनाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम पे हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, कोई क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट किया जाएगा, एक कोई क्वेश्चन ले लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।